हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं राजीव और आज की वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यूनिट को स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपसे कुछ और बातें डिस्कस करना चाहता हूँ केस स्टडी के क्वेश्चन को लेकर। ठीक है ना, केस स्टडी के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है बच्चों, इतना डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। केस स्टडी में आपको कोई बस स्टोरी दी रहेगी। जैसे आपको अभी क्या है, अभी आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डायरेक्ट गिवन रहता है, कोई स्टोरी उसके साथ नहीं है ना। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन के साथ कोई स्टोरी दे दी जाए तो वही क्या हो जाएगा, केस स्टडी हो जाएगा। तो आपको केस स्टडी के क्वेश्चन में पूरा रीड करने की जरूरत नहीं कि पूरा आप रीड करके वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको टाइम को मैनेज करना है तो आप ये देखिए कि केस स्टडी के क्वेश्चन में आपको वैल्यू कहाँ गिवन है। जो जहाँ पे वैल्यू गिवन है बस उतनी लाइन को रीड कीजिए कि वैल्यू, और वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो आपको बेसिकली करना क्या, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, बस उसमें स्टोरी एक डाल दी जाएगी। तो आपको केस स्टडी को मतलब जो पैराग्राफ है उसको रीड करना है और रीड करके जहां पर भी वैल्यू है उस वैल्यू को आपको कंसीडर करना है, ये वैल्यू मुझे किसकी गिवन। आप स्टेटमेंट बनाइए, आप फिर क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम हाइट एंड डिस्टेंस यूनिट को स्टार्ट करते हैं और यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या है देखिए। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा किसके बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। बच्चों किसके बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। और दूसरा है हमारा ये हो एंगल ऑफ डेविएशन। ये मेन चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों, जब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो नीचे रहता है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो कहाँ रहता है, नीचे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों कहाँ रहता है, ऊपर की साइड में रहता है। इसको थोड़ा और हमने आगे बढ़ा लिया, ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर साइड में और ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है वो नीचे साइड में, तो जो उसके आंख पर जो एंगल बनता है, आई पर जो एंगल सबटेंड होता है उसी को हॉरिजॉन्टल के साथ, इस एंगल को हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और चीज़ है, जो एंगल बनते हैं ये हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ बच्चों, अगर ऑब्जर्वर नीचे बैठा हुआ है जो देख रहा है और जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है ऑब्जेक्ट वो ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये इसे आप आई भी कह सकते हैं कि आई पे एंगल सबटेंड हो रहा है। दूसरा आप ये समझिए एंगल ऑफ डेविएशन, जब हमारा ऑब्जर्वर ऊपर हो, ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ हो बच्चों, ऊपर, और ऑब्जेक्ट कहाँ हमारा नीचे हो। अब ऑब्जेक्ट नीचे और ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है इसे, तो हॉरिजॉन्टल के साथ। अब यहाँ तो हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करिए, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डी यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डी यानी एंगल ऑफ डेविएशन, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बच्चों, डेविएशन पूरा लिख दें, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्वर नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वर ऊपर, ऑब्जेक्ट नीचे, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का क्वेश्चन जब भी आता है आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन में। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल। एक लाइन आप लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी और इसे क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। क्या लिख दिया, पी क्यू। ठीक है, तो ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ बिहेव करेगा और ये एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो आपका अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन में। अगर एंगल ऑफ डेविएशन के क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में, फिर उसके बाद आप सिंपली सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब आगे दो कॉन्सेप्ट और बात करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम वर्टिकल की तरफ, ये हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल की जगह हम इसे पोल, टावर, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग, कुछ भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक बंदा भी यहाँ पर है और यहाँ से इसको देख रहा है और कुछ एंगल, पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। जब ये आगे बढ़ेगा तब भी एंगल बनेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो इस वर्टिकल की तरफ बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे वर्टिकल के करीब आता जाता है, नियर होता जाता है, ये एंगल हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड में मूवमेंट करेगा, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा थीटा, जब यहाँ पे बिल्कुल पहुँच जाएगा, नहीं 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है। तो वर्टिकल, टावर, पोल जो भी है, अगर उसकी तरफ आप बढ़ेंगे तो आपका थीटा इंक्रीज होता जाएगा। ये मैंने क्यों बताया, क्वेश्चन में अगर आपको कभी समझ में नहीं आया बाई चांस कि मैं किसको 60 लूँ किसको 30 लूँ, दो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गए, तो आप ध्यान रखिए जो पोल के या जो वर्टिकल के नियरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, जो वर्टिकल से फार अवे होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। ये थर्ड हो गया हमारा और ये फिफ्थ। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में देखिए क्या है, ये है, मैं यहाँ एंगल बनाऊँ तो ये बना थीटा 1, ये बनाया मैंने तो ये क्या बना, थीटा 2,
और ये मैंने पूरा बना और इसको मैंने अब यहाँ पे पहुँचा दिया और यहाँ बनाया तो θ3। यानी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज कर रही है एंगल भी हमारा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। यानी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी इस कॉन्सेप्ट पे भी हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती जाती है थीटा भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा डायग्राम बन रहा है और वहाँ पे दो एंगल आकर कन्फ्यूज है आप कि थीटा किसको कहाँ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो थीटा ग्रेटर होगा, जिसकी हाइट नीचे कम होगी वो, जैसे मान लीजिए 3 खिड़कियाँ, एक खिड़की, 2 खिड़की और तीसरी खिड़की, तो पहली खिड़की कम एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरी ज़्यादा, और तीसरी वाले जो सबसे टॉप पे वो सबसे ज़्यादा एंगल बनाएगी। क्लियर है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और बातें। यहाँ पे देखिए 5th पॉइंट यहाँ समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे थीटा की बात होगी और किसकी बात होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की। एक और चीज़, हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही सॉल्व करने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई भी ट्रायंगल बनता है आप उसको यूज नहीं कीजिएगा। याद रखिए आपको जो सॉल्यूशन करना है यानी क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई भी आपको ट्रायंगल मिलता है आप उसका कोई यूज नहीं है, उसको आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जिस भी पर्टिकुलर एंगल के लिए वर्क किया जाता है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एंगल है थीटा, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए अगर मैं वर्क करूंगा तो इस पर्टिकुलर एंगल के अपोजिट साइड किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का। किसका, परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने है बच्चों वो किसका काम करता है, आपको पता है 90 के सामने ये किसका हो गया, हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा। तो जिस भी पर्टिकुलर एंगल के लिए आप वर्क करेंगे उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो रिमेनिंग है वो बेस का काम करेगा। क्लियर है, ठीक है। और ये बात है तो आपको पता ही रहनी चाहिए, PBP और HHB ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ठीक है। ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए और ये कॉसेक के लिए, ठीक है। और वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे, साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। एक और चीज़, ट्रायंगल में जिस चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करना और जो चीज़ आपको गिवन है, यानी दो चीज़ें लेना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 2 चीज़ें आती है ना, तो जिस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है और जो वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए कि वो दोनों वैल्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मान लीजिए मुझे परपेंडिकुलर को पता करना और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आएंगे, 10 में आते हैं, तो मैं किसको अप्लाई करूंगा, 10। मान लीजिए कि मुझे परपेंडिकुलर पता करना और हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आते हैं, साइन में आते हैं, तो मैं किसे अप्लाई करूंगा, साइन को। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगी ही, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया। आप लोग अपनी अपनी किताबों में, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आप लोग अपनी किताबों में स्टेटमेंट को एक बार क्या करेंगे, रीड करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में स्टेटमेंट की जो क्वेश्चन दिया हो उसकी लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर लैंग्वेज समझ में आएगा, डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9.1 का सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, बोला गया, देखिए मैं रीड कर रहा हूँ। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री जो है वो तूफान के कारण टूटता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट है बैंड झुकता है, सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है। और कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री के फुट का, जहाँ पे टॉप ने टच किया ग्राउंड को, उसके बीच का डिस्टेंस कितना, 8 मीटर। तो हमसे ट्री की क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। यहाँ देखिए ये हो गया हमारा ट्री, क्या हो गया, ट्री। ठीक है, ये पहले पूरा ट्री, अब तूफान आया, तूफान आने के कारण ये यहाँ से टूट गया और ये टूटा हुआ हिस्सा ये ज़मीन पर आके मिल गया इस तरीके से। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री। ये ट्री का टॉप है जो यहाँ पे आके ज़मीन पर टच हो रहा है, और ये इसका क्या है, फुट है। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 8 मीटर है। ठीक है, और ये हमने नेमिंग कर दी A, B और C, और ये हमारा राइट एंगल। क्लियर है। अब हमसे एक आगे हाइट ऑफ ट्री बताओ, क्या बताओ, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो इक्वल होगा आपके AB प्लस AC। दोनों ही तो ट्री की हाइट थे, तो टूटने के कारण नीचे आ गया ना, तो हमें पूरी हाइट बतानी, AB और AC। अगर आपसे सिर्फ ब्रोकन पार्ट पूछता, तो ब्रोकन अगर पार्ट पूछता है, ध्यान रखिए ब्रोकन पार्ट भी पूछ सकता है, तो ब्रोकन पार्ट आप ये बताते। और टूटे हुए हिस्से को छोड़कर जो बच गया रिमेनिंग पार्ट पूछता तो आप AB बताते। हमसे टोटल हाइट पूछा तो टोटल हाइट में हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हमें निकालना है इस ट्रायंगल से AB को और AC को। तो पहले 1 बाई 1 एक को निकालते, AB को निकालते, फिर AC को निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए मान लीजिए मुझे AB को निकालना है, तो ये पर्टिकुलर एंगल के अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, बेस परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, AB,
ठीक है। और बेस क्या है आपका, बेस जो है आपका है BC है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AB कितना है बच्चों, AB तो हमें फाइंड आउट करना है और BC कितना है 8 है, तो यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 8/√3। ठीक है। अब निकालिए इसी ट्रायंगल से आप लोग ये AC। अब देखिए ये हाइपोटेनस ये बेस, हाइपोटेनस और बेस किस में होते हैं, तो कॉस में होते हैं, तो cos 30 डिग्री अप्लाई कीजिए। देखिए हाइपोटेनस और ये बेस, बेस और हाइपोटेनस किस में होते हैं, कॉस में। ठीक है। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू, नहीं पता है तो ये इसको लिख लीजिए एक बार, आप पेपर में लिख लीजिए तो आपको ध्यान लगेगा, HHB साइन, और ये क्या होता है कॉस, बेस और हाइपोटेनस कॉस में गिवन होते हैं। देखिए tan की जगह आप परपेंडिकुलर बेस, tan की जगह आप कॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है कि सिर्फ tan ही लेंगे। और कॉस की जगह आप सेक भी ले सकते हैं, क्योंकि सेक में भी हाइपोटेनस बेस होता है। cos 30 डिग्री बेस यानी 8 मीटर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और हाइपोटेनस यानी AC, तो AC की वैल्यू निकालिएगा तो 8 और cos 30 नीचे आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2, √3 और 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 8 या 16/√3। ठीक है। अब हमें हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए बच्चों क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, AB और AC को, AB प्लस AC। ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों 8/√3 और AC की वैल्यू कितनी है बच्चों 16/√3। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो LCM हो गया √3 बच्चों, और ये हो गया आपका 24। याद रखिए रूट के नंबर को कभी भी नीचे मत छोड़िए डिनोमिनेटर में, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दिए। सिंगल नंबर अगर रूट में रहता है तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये 24√3 और √3 3, तो 3 8 जा 24, तो 8√3 मीटर आपका क्या आ गया आंसर। क्या बताया मैंने, रूट के नंबर को कभी भी अपॉन में नहीं छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसके लिए हमने इसका रैशनलाइजेशन किया। अब अगर सिंगल नंबर है सिर्फ रूट के अंदर, तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा रहता √3 + 1 रहता, तो आप कैसे करते, इसके अपोजिट साइन से, यानी इस तरीके से √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। अगर दो नंबर है इस तरीके से तो अपोजिट साइन से, और सिंगल नंबर है तो सिर्फ रूट के नंबर से आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया आपके, 6th क्वेश्चन तो रीड कर रहा हूँ मैं 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, कितनी मीटर ऊंची बिल्डिंग है 30 मीटर। ये हाइट कितनी है AB हमने इसे कहा, और ये है 30 मीटर। ठीक है। ये बिल्डिंग से कुछ सम डिस्टेंस पर, ठीक है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंडिंग यानी खड़ा है। यहाँ से हमने यहाँ पे कहा 1.5 मीटर, ये हाइट जो रखी है, तो आप हाइट भी थोड़ी सी बना के दिखाएंगे इस तरीके से, ये हाइट है इस तरीके से। और जो कहा गया है कि आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज, इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन, जो पैरों से तो बनेगा नहीं, आंखों से ही बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री टू 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कह रहा है कि जब, देखिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, 1.5 टॉल मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसको हमने x कंसीडर कर लिया। ठीक है। आगे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बिल्डिंग के टॉप का, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 से 60 हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब ये बिल्डिंग की तरफ चला, मान लीजिए यहाँ आ गया, जब यहाँ आया, ठीक है, तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री था। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो इसके पैरेलल एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे लाइन जरूर ड्रॉ कर, पैरेलल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बनाए, कभी इसको पूरे को मत कर दीजिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब लड़का यहाँ पहुँच गया, ये रहा लड़का। अब फिर से यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 60 डिग्री, और मैंने वैसे ही बताया था जैसे आप वर्टिकल के करीब जाते जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये 30 और ये 60। लड़के की हाइट कितनी है 1.5, तो ये पूरा 1.5, ये 1.5 है ना, कितना है ये 1.5 है। तो ये जो पोर्शन बचा ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 28.5, कितना बचेगा, क्योंकि ये पूरा 30 था, 30 में से इस 1.5 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बताइए कि वो बिल्डिंग की तरफ कितने डिस्टेंस को उसने क्या किया बच्चों, ट्रैवल किया। ठीक है। तो जरा देखिए उसने बिल्डिंग की तरफ कितने डिस्टेंस, पूरा एक्स नहीं मानते, जितना उसने पूछा उसको एक्स मान लेते। तो ए इस पॉइंट को, नीचे से तो कोई लेना देना नहीं है। ट्रायंगल देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल तो ये बन रहा है ना, ये थोड़ी ना बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी ट्रायंगल है लेकिन इसका कोई यूज, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते थे। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये यहाँ से ये पूरा। तो ए, इसको हमने कहा बी और इसको कहा हमने सी। ठीक है। ए बी सी और ये पॉइंट हमारा डी। अब देखिए एक ये ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका कोई यूज नहीं है। अब
आप कोई से भी राइट एंगल ट्रायंगल को पहले यूज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए, आपको ये पता करना है कि ये कितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो हमने ये कह दिया कि इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक। जनरल सी बात है, खुद सोचिए, अगर आपको ये पूरा पता चल जाए और पूरे में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए तो ये तो बचेगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिए तो ये बचेगा। तो आप पहले इस किसी भी ट्रायंगल को यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको दोनों ही निकालना है, ये भी निकालना है, इस बड़े वाले ट्रायंगल से ये निकालना है और छोटे वाले ट्रायंगल से ये निकालना है। तो मैंने मान लीजिए पहले बड़े वाले ट्रायंगल को यूज कर लिया। ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं बच्चों? 10 में। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 28.5 और बेस आपका कितना है बच्चों? बेस है आपका BC। ठीक है, यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो 28.5 और 10 30 की वैल्यू नीचे आ जाएगी तो 10 30 1/√3, तो 1 नीचे √3। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल AB और D। 10 कितने डिग्री बच्चों? 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बच्चों? AB और बेस आपका कितना है बच्चों? BD है। क्या है? BD। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? BD को फाइंड आउट करना है। तो BD इक्वल टू, यहीं पे कर दे, चलिए यहीं पे कर लेते हैं पहले, नीचे कर लेते हैं। BD इक्वल टू AB तो आपको गिवन है 28.5 और 10 60 कहाँ जाएगा? नीचे। 10 60 की वैल्यू √3। BC मिल गया, BD नहीं मिल गया। आपको क्या निकालना है? CD निकालना है। CD कैसे मिलेगा? CD निकालने के लिए पूरे BC में से आप किसको माइनस कर दीजिए? इस BD को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी है? 28.5 √3 में से हम माइनस करेंगे 28.5 बाई √3 को। 28.5 दोनों में से क्या आ जाएगा बच्चों? कॉमन। यहाँ पे आपका √3 बचेगा, यहाँ पे -1 बाई √3 बचा। LCM लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? √3 ही रहेगा, इसके डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं। √3 1 से यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं? 1 से √3 में डिवाइड √3 से √3 मल्टीप्लाई 3, √3 से √3 में डिवाइड 1 से 1 मल्टीप्लाई 1। ये कैलकुलेशन कई बच्चों को समझ में नहीं आती, बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1 रहता है, 1 से √3 में डिवाइड करेंगे बच्चों √3 आएगा, √3 से √3 में 3, √3 से √3 में डिवाइड 1 से 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 28.5 इंटू 2 बाई √3। नीचे रूट का नंबर नहीं रखते हैं ना, तो इसका क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 तो ये तो हो गया आपका बच्चों 57 और ये √3 और √3 3 हो गया, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ये आपका आ गया कितना बच्चों? 19। x की वैल्यू कितनी आ गई? CD को हमने x माना था ना, तो x की वैल्यू 19√3 मीटर। क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये पता किया और हमने इसमें से इसे को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमने कर लिया। 7th क्वेश्चन में कहा गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मौजूद किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बोला गया है कि एक तो पहले 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, कितनी मीटर हाई बिल्डिंग है? 20 मीटर। पहले क्वेश्चन को रीड करके उसे समझना सीखिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पर मौजूद किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। और ये जो टावर जो है आपका, वो किस पर मौजूद है? फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ये टावर मौजूद है। यानी ये हमारा बिल्डिंग हो गया। इसको थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा बिल्डिंग है, इस तरीके से हमने इसको AB नाम दे दिया। ये क्या है? AB बिल्डिंग। ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और इस 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर यानी यहाँ से एक टावर इसके ऊपर लगा हुआ है इस तरीके से। और ग्राउंड पर मौजूद किसी पॉइंट से इस टावर के बॉटम का, ये टावर का बॉटम यहाँ पे है और टॉप यहाँ पे है। ठीक है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे कह देता था। चलिए पहले इस लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे लैंग्वेज की बात करेंगे। तो टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है। अब जो हाइट कम उसका एंगल छोटा, जो हाइट ज़्यादा उसका एंगल क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। मैंने आपको ये भी बता रखा है कॉन्सेप्ट में। तो अगर यहाँ पे भी आप अगर कंफ्यूज होते हैं एंगल को लेने में, किस एंगल को कौन सा कंसीडर किया जाए, तो जो मैंने बताया है आप उस चीज़ को क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आपसे बोला गया कि एंगल कितने कितने डिग्री बने हैं? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री।
रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले जिसकी पहले वर्ड कौन सा यूज हुआ, बॉटम। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले वर्ड यूज हुआ बॉटम, उसके बाद यूज हुआ टॉप, ठीक है। तो पहले 45 डिग्री होगा बॉटम के लिए, और फिर उसके बाद टॉप यूज हुआ था तो टॉप के लिए होगा 60 डिग्री। और वैसे भी हमें पता है कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है वो एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी ये पूरा एंगल 60 और ये पूरा एंगल कितना होगा, 45 होगा। ये पूरा 60 है, ये इतना 45 है। और आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को पूछा गया, यानी ये वैल्यू पूछी गई। तो इस हाइट को हमने कितना कंसीडर कर लिया, h कंसीडर कर लिया। नेमिंग कर दी A B, अच्छा यहाँ पे B मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, तो A B हो गया, तो कोई बात नहीं, इसे C और इसे D कर देते हैं। अब यहाँ पे भी दो ट्रायंगल हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं, एक बना हुआ है ABD और एक बना हुआ है CB और D। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कीजिए और जो भी मिल रहा है आप उसे सॉल्व आउट करिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। तो जरा देखिए, पहले ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं यूज करूँ, किसी भी ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो मैं इस ट्रायंगल को यूज करता हूँ पहले A B और D को, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे गिवन है। इसमें एक साइड ऐसा है जिसकी परफेक्ट वैल्यू मुझे गिवन है, तो 20 मीटर, तो AB यहाँ पे 20 मीटर है। ये बेस अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ये बेस किसके लिए वर्क करेगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या करेगा, वर्क करेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जब भी दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यूज होते हैं, ज़्यादातर केसेस में जब दो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होते हैं तो जो कॉमन पार्ट होता है ना, आप उस कॉमन पार्ट को निकाल लिया करिए। क्योंकि कॉमन पार्ट पहले ट्रायंगल से मान लीजिए निकालिएगा तो वो कॉमन पार्ट दूसरे ट्रायंगल में भी वर्क करेगा, क्योंकि दोनों का वो क्या है, कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन पार्ट को हमेशा फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, इन ट्रायंगल किसका, ए बी और डी का। ABD ट्रायंगल यूज किया हमने और इसका एंगल कितना था, ये 45 डिग्री। अब परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, पर्टिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो भी पर्टिकुलर एंगल उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। मेरे बोलने से पहले आप लोग तुरंत सोच लिया करिए कि ये यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, tan यूज होने वाला है या sin यूज होने वाला है। तो tan 45 परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB यानी 20, और बेस क्या है हमारा, BD, ये बेस हो गया। tan 45 की वैल्यू 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, BD से 1 में करेंगे BD, और ये 20, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यही BD हमें मदद करेगा इस वाले ट्रायंगल में। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल को लीजिए, क्योंकि आपको ये पता करना है, तो ये इस परपेंडिकुलर में ही तो आ रहा है, तो फिर से tan ही यूज होगा, परपेंडिकुलर और बेस आप पता कर चुके हैं इस बार, ठीक है। तो इन ट्रायंगल किसमें, CB और D में, CB और D में, ठीक है। इस ट्रायंगल को यूज क्यों कर रहे हैं आप कहिएगा, ये तो आपको पता नहीं है, ये भी आपको पता नहीं है। अरे ये तो पता चल चुका है ना, BD तो अब हमने पता कर लिया, तो ये वैल्यू तो हमें पूरी परफेक्ट गिवन है ना। तो मैं इस ट्रायंगल को यूज करके और कौन सी साइड, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लूंगा, मुझे ये पता करना है, यानी ये हिस्सा, तो ये परपेंडिकुलर में आ रहा है और ये हमें पता है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan में, तो tan का यूज कर रहा हूँ मैं। tan कितने डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ये पूरा, यानी H + 20, और बेस ये पूरा यानी BD, तो BD लिख दिया हमने। tan 60 की वैल्यू √3 H + 20, और BD की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है, 20 है। 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 20√3 इक्वल टू H + 20। H की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो H इक्वल टू 20√3 है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो गया, तो 20 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो टावर की हाइट कितनी है, 20√3 - 1। अगर √3 की वैल्यू है तो आप रख सकते हैं। एक बच्चों को और कन्फ्यूजन होती है, जैसे देखिए यहाँ पे H इधर था, मैंने H इधर लिख दिया, यहाँ पर H 20√3 मैं ऐसे भी लिख सकता था, -2 20 कॉमन आता, यही आता। अब इसको बस मैंने सीधा करके लिख दिया, यानी ये वाले पोर्शन जो मैंने इधर पहुंचाया है 20√3 - 20 क्या है, इसको सीधा कर दिया। जब सीधा करते, सीधा का मतलब जब इधर वाला पोर्शन इधर लाते हैं और इधर वाला इधर लाते हैं, कोई फर्क साइन में नहीं होता। तो पहले सपोज कर लीजिए मैंने इधर लेकर आया हूँगा मैं 20√3 - 20 इक्वल टू H। अब 20 कॉमन ले लिया और इसको सीधा कर दिया, H इधर और ये पूरा पोर्शन उस साइड कर दिया, ठीक है। बाकी आप इधर भी छोड़ के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th, ठीक है, NCERT का कौन सा है, 9th है। तो 9th क्वेश्चन को देखते हैं।
तो अभी तक मैंने जो जो कॉन्सेप्ट बताया था उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुके हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 9th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमसे ये कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर भी है और बिल्डिंग भी है। पहली लाइन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, मान लीजिए मैंने इसे बिल्डिंग बनाया, ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के टॉप का, ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मान लीजिए टावर मैंने इसे कह दी, ये टावर है, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से, ये ऐसा हमने कहा, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप का टावर के, ये टावर है हमारा, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये बनाते ही हमारा, हमने इस तरह से लिखा, चलिए पहले लिख देते हैं, अभी आगे बाद में देखेंगे कि सही है या गलत है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। तो हमसे कहा गया और टावर 50 मीटर ऊंचा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। डायग्राम आपको सही लग रहा है, डायग्राम क्या है यहाँ पे गलत है, क्यों, जो साइड जितनी हाइट जितनी बड़ी रहती है एंगल उतना ही क्या रहता है, बड़ा रहता है, और जो हाइट जितनी छोटी रहती है एंगल कितना रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। तो आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले देख लिया करिएगा कि आप सही डायग्राम बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो 30 कहाँ रहना चाहिए, 30 तो रहना चाहिए यहाँ पर, और 60 कहाँ रहना चाहिए, यहाँ पर। अब जब आपने 30 और 60 को चेंज किया तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि क्या बिल्डिंग इसे तो नहीं कहेंगे और टावर इसे तो नहीं कहेंगे। अब जरा देखिए 60 डिग्री किसके लिए, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए दे रखा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री दे रखा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो 30 डिग्री दे रखा था वो किसके लिए दे रखा था, बिल्डिंग के लिए। कहाँ से, टावर के फुट से, यानी ये बिल्डिंग होगा, क्योंकि बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। तो ये बिल्डिंग होगा हमारा, क्या होगा, ये बिल्डिंग हो गया, और ये क्या हो जाएगा, और कहाँ से, टावर के फुट से। तो ये टावर होगा तभी तो टावर के फुट से ये बना है। बात आपको क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, नॉर्मली डायग्राम बनाया, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया था, यहाँ 60 लिखा था। मुझे देखने से पता चला ये हाइट तो ज़्यादा है, तो ये एंगल गलत हो गया, मैंने एंगल चेंज कर दिया। एंगल को चेंज करने के साथ साथ अब जब एंगल चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एक बार फिर से हमने पढ़ा और ये देखा कि किसे टावर किसे बिल्डिंग कहा गया। तो जो 30 डिग्री का एंगल दे रखा था वो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका था, बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग को देखा जा रहा है, यानी ये 30 डिग्री बिल्डिंग के लिए है, तो बिल्डिंग ये है। और कहाँ से देखा जा रहा था, टावर के फुट से, यानी ये हमारा क्या हुआ, टावर हुआ। अब टावर आपको कितना दे रखा है, टावर आपको दे रखा है 9th क्वेश्चन में 50 मीटर हाइट, कितना दे रखा है, 50 मीटर का। ये टावर कितना ऊंचा है, 50 मीटर है, टावर है 50 मीटर, और हमसे कह रहा है कि बिल्डिंग की क्या बताओ, हाइट बताओ। किसकी हाइट बताओ, बिल्डिंग की हाइट, यानी ये एच की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर एच की वैल्यू पूछ रहा है, अब यहाँ पे फिर से 2 ट्रायंगल बने हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी डी नाम दे दीजिए। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, BC कॉमन पार्ट है, क्या है, BC कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट जो है निकालिए और इसी कॉमन पार्ट का यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो पहले ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ABC, या ये भी आप कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल से कॉमन पार्ट को निकालिए और दोनों को इक्वल रख दीजिए, तब भी आ जाएगा। भाई BC इसके लिए भी काम कर रहा है, BC इसके लिए भी काम कर रहा है, तो दोनों ट्रायंगल से कॉमन पार्ट को निकाल के दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, पहले हमने ABC ट्रायंगल को यूज किया, परपेंडिकुलर, ये पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तो निकालना ही है, जो कॉमन पार्ट होता है उससे क्या होता है, निकालना पड़ता है। तो tan कितने डिग्री, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AB, यानी AB की जगह क्या लिख दीजिए 50, और बेस क्या BC। BC की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा 50, ये इधर BC तो यहाँ पहुँच गया, और tan 60 नीचे आएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, तो ये BC आ गया आपका। अब इस ट्रायंगल को यूज कर लीजिए, तो इन ट्रायंगल कौन सा, BD और C, ट्रायंगल हमने BDC को यूज किया, tan कितने डिग्री, tan 30 डिग्री। फिर से tan क्यों यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस तो पता चल चुका है ना। तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर H और बेस BC, ये BC हमें पता है कितना, 50 √3, तो 50, ध्यान रखिएगा 50 कहाँ से आ रहा है, चलिए मैं BC लिख दे रहा हूँ पहले। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 H, और BC की वैल्यू 50/√3, तो 50 और √3 कहाँ, ऊपर। H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 50 यहाँ पे पहुँच गया ऊपर, और √3 कितने हो गए 3, तो H = 50/3 मीटर,
ये किसकी हाइट आ गई, ये आ गई आपकी बिल्डिंग की हाइट। क्लियर हुआ? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स है जो इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, जो एक दूसरे के अपोजिट, यानी अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ, एक रोड के उस साइड एक रोड के इस साइड, और आमने सामने खड़े हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 80 मीटर वाइड, ये रास्ता जो है 80 मीटर चौड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, के बीच किसी पॉइंट से, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, कहीं पर भी किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल्स के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक तो पोल की हाइट बताओ जो कि दोनों में इक्वल है, और जो वो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उनसे दोनों पोल्स की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहा गया था इस क्वेश्चन में कि दो पोल्स है जो कि इक्वल हाइट के हैं, ये एक पोल हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, दोनों इक्वल हाइट के हैं, और ये रास्ते के दोनों तरफ इस तरीके से स्टैंड करते हैं। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है, कितनी है, 80 मीटर, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये 80 मीटर है, ये क्या है, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, ये रास्ते की हमारे पास चौड़ाई है। अब आगे क्या कहा गया है कि इनके बीच किसी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स के वो कितने कितने डिग्री हैं, वो हैं हमारे 60 डिग्री और 30 डिग्री। जो पॉइंट पास रहेगा उसका एंगल क्या होगा, बड़ा, तो ये 60 रहा होगा और ये कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। ठीक है, और अब हमें निकालना क्या है, हमें एक तो ये हाइट निकालनी है दोनों पोल्स की जो कि इक्वल है, और ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, इस तरह से नाम दे दीजिए, पहले A B C D और ये पॉइंट E। तो हमें ये भी निकालना है कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है और इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यानी EB कितना है और ED कितना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स में फिर से क्या कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में फिर से कॉमन है क्या, H, यहाँ भी H, यहाँ से भी, तो यहाँ से H निकालिए, यहाँ से H निकालिए, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए। अच्छा, ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x, इस तरीके से ले सकते हैं। अब इस ट्रायंगल को यूज कीजिए, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल AB क्या लीजिएगा, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर बेस इसका तो कोई काम ही नहीं, तो परपेंडिकुलर बेस तो 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H निकाल लीजिए, यहाँ से जो कॉमन होता है उसे निकाला करिए दोनों में। अब यहाँ पे देखिए ना H हमें पता है ना X पता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकाले किसको, X को निकाले H को निकाले। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ले रहे हैं और वहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी आ रही है जहाँ पे दोनों ही वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप हमेशा जो कॉमन पार्ट होगा उसे निकालेंगे। तो यहाँ से आप किसको निकालेंगे, H को, H निकालेंगे तो X 1060 की वैल्यू √3 हाइट आ गया। अब हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल CD और E यहाँ पे यूज करेंगे तो 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर H और बेस कितना 80 माइनस x, तो H अपॉन 80 माइनस एक्स, 1060 की वैल्यू 1/√3 H अपॉन 80 माइनस एक्स। H की वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा तो 80 माइनस एक्स ऊपर और अपॉन √3। ये दोनों हाइट एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल ही तो होंगी, क्योंकि दोनों पोल्स आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दीजिए, तो x √3 इक्वल टू ये 80 माइनस एक्स अपॉन √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x हो गया, और ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ पे अब डिस्टेंस अभी पता कर लेंगे हम, x मिल गया तो हाइट भी मिल जाएगा, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो भी हाइट मिल जाएगा, x की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए तो भी हाइट मिलेगा, तो जो आसान पड़ रहा है वहाँ पुट कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो h इक्वल टू हमारे पास x √3 ये रिलेशन था, x की जगह हमने 20 पुट किया, √3 तो हाइट मिल गया। और हमें ये डिस्टेंस बताना था कि E से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो EB यानी BE जो होगा, BE वो तो x के इक्वल है, और x कितना आया है 20, और जो ED है वो किसके इक्वल होगा, वो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, ये मीटर सारे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आपको बताई, कभी भी अगर आप सॉल्व करते समय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में दो वैल्यूज आते हैं और दोनों ही वैल्यूज आपको नहीं पता, ये रहा कॉन्सेप्ट। जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है ना, वहाँ कॉन्सेप्ट लिख के समझ लिया करिए। जब भी दो वैल्यूज हों और दोनों ही ना पता हो तो किसको निकालेंगे, जो कॉमन पार्ट होगा उसे आप निकालेंगे। ठीक है, और जब निकाल कर दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारा 10th क्वेश्चन तो हो गया, 11th क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना,
चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। अब हम 11th क्वेश्चन लेते हैं। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ए टीवी टावर, इसका डायग्राम भी आपके बुक में बना हुआ है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, एक कैनाल के यानी नहर के किनारे एक टीवी टावर है जो स्टैंड है, ठीक है ना, वर्टिकली यानी सीधा खड़ा है। अब आपसे कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो टावर के बिल्कुल अपोजिट है यानी सामने है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, जो टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर और पीछे की तरफ, ठीक है, अवे मतलब दूर, 20 मीटर दूर की तरफ, द ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, उसी लाइन पर जो टावर के फुट को जोड़ती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब 20 मीटर जब पीछे जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, तो टावर की हाइट बतानी है और कैनाल की चौड़ाई बतानी है। क्वेश्चन में जो मेन चीज़ें होती है ना उसे पकड़ना सीखिए, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन में 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये आपका नहर है, इस नहर के किनारे यहाँ पे टावर है और इस पॉइंट से जो कि बिल्कुल अपोजिट है इसके दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको 60 डिग्री दे रखा था। कितना डिग्री दे रखा था, 60 डिग्री। अब यहाँ से आप 20 मीटर अवे जाते नहीं, दूर, दूर का मतलब इस पॉइंट से भी दूर जाते, बीच में नहर में थोड़ी ना आएंगे, यहीं से तो देखेंगे, तो 20 मीटर और दूर आ गए यानी इस साइड आ गए, 20 मीटर अवे हो गए। अब आपने देखा तो आपको पता है जाहिर सी बात है ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितने दूर जाते हैं एंगल क्या हो जाता है, कम। तो ये एंगल आपका हो गया कितने डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आपसे एक आ गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर की हाइट बताइए और कैनाल की विड्थ बताइए। कैनाल कहाँ तक है, कैनाल तो यही था ना, ये तो जमीन वाले हिस्सा हो गया, तो ये हमें एक्स बताना है, ठीक है। नाम कर दीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या पता करना है, एक तो एच पता करना है, एक्स पता करना है। बड़ी कंफ्यूजन है कि कैसे कैसे करें, तो मैंने क्या बता रखा, जब भी कुछ समझ में ना आए तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों का यूज करें, अपने आप समझ में आता जाएगा क्या करना है। पहले स्टार्ट तो करिए। तो पहले मैंने मान लीजिए ट्रायंगल इसको लिया, ए बी और सी को लिया, तो मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी को लिया। और एक चीज़ हमें दिख रही है, दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ पे भी ये है, तो दोनों से एच की वैल्यू को निकाल के इक्वेट कर दो, अपने आप सॉल्यूशन होता जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि यही वैल्यू तो हमें गिवन है, ये तो कुछ पता नहीं हमें, ठीक है। इसको हमें पता ही करना है, ये भी पता करना है, तो इन्हीं दोनों को यूज कर लेते हैं। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस, यहाँ से एच की वैल्यू निकालिए, कॉमन पार्ट निकालिए, तो x tan 60 √3, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे यूज करिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का जरूर नाम लिख दिया करो, ए बी और डी। इस ट्रायंगल में tan कितने डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर एच और बेस ये पूरा इस बार यूज होगा, ठीक है। तो 20 + x, यहाँ से h की वैल्यू को फाइंड आउट करिए, तो 20 + x और tan 30 की वैल्यू 1/√3, दोनों h तो इक्वल ही है, सेम ही है, दोनों वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए। तो x√3 इक्वल हो जाएगा किसके, 20 + x और 1/√3 के, ठीक है। तो x√3 अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20/√3 और x/√3, x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, x√3 ये इधर आ जाएगा, तो -x/√3 = 20/√3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम √3, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 3x, ये तो 1 हो गया, तो x और यहाँ पे 20√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, ये 2x = 20, 2 से कैंसिल आउट तो 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर, यानी कैनाल की विड्थ कितनी है, 10 मीटर। अब हमें हाइट पता करना, ये रहा रिलेशन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह। तो h = x√3, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 10, तो 10√3 मीटर, ये टावर की क्या आ गई, हाइट आ गई। क्लियर हो रहा है। तो जो भी कॉमन पार्ट है उसको हम निकाल रहे हैं और दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख दे रहे हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग 12th क्वेश्चन को देखते हैं। 4 क्वेश्चन और हमारे एनसीईआरटी बुक से रह रहे हैं, उसके बाद मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप बार बार जो हम सॉल्व करें वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी एंगल्स दिए हुए हैं 30 डिग्री, ये एंगल्स न्यूमेरिकल है ना, 30 डिग्री या 60 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ पे अल्फा बीटा हो तो क्या होगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अब हम लोग 12th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 12th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 12th में कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से, ये रही 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग ए और बी, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, ये 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है,
ये हमारा बिल्डिंग, हमने इसे कह दिया बिल्डिंग, BUIL लिख देते हैं। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, बिल्डिंग हो गया। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। खुद सोचिए और दिमाग लगाइए कि 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर के, केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर टावर छोटा होगा या बड़ा होगा, अगर मैं टावर छोटा बना दूं और फिर मैं टावर के टॉप को देखूं तो फिर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होगा, वो तो क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। यानी टावर इससे भी बड़ा है, टावर इससे भी बड़ा है, तभी तो वो जब उसे देख रहा है तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ना कह के क्या यूज किया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हर पॉइंट का यूज होता है यहाँ पर टावर की पता करने के लिए कि टावर की हाइट छोटी है या बड़ी है। खुद सोचिए, उसने बोला है कि बिल्डिंग के छत पे बैठ के, नहीं टॉप पे बैठ के जब टावर को आप देख रहे हैं, टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कब, जब नीचे से आप ऊपर देखते हैं, ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर, तो टावर हमारा ये बड़ा है इस तरीके से, और यहाँ पे बंदा बैठ के टावर के टॉप को देख रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। किसके साथ एंगल्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल यानी इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, और ये एंगल कितने डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे ये बोला गया और डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहीं से बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, तो ये एंगल आपको दे रखा है कितने डिग्री, 45 डिग्री। कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ABCD और E। यहाँ पे एक बात हम बता देंगे कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये आप बात लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको पता क्या क्या करना है भाई, आपको ये पता करना है, 12th क्वेश्चन था ना, हाँ आपको पता करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट। तो ये 7 है, तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। बस आपको ये इतना हिस्सा पता कर लेना है, H से कह देते हैं, ये पता कर लेंगे, हो जाएगा। अब जरा देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इस वाले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये, इसको तो यूज करना नहीं क्योंकि इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये और ये दोनों में क्या कॉमन है, ये BC और ये AD, दोनों तो इक्वल ही है ना, तो दोनों से इसको निकालिए और दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए। तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो इन ट्रायंगल AB और C, बहुत सिंपल सवाल है इसका। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, ये हमें पता है और ये हमें निकालना है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट फिर यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो tan कितने डिग्री, 45 डिग्री परपेंडिकुलर 7 और बेस BC को निकालेंगे, तो ये 1, तो 7 BC से 1 में करेंगे तो BC रहेगा, और ये 7 मीटर, तो BC कितना आ गया, 7 मीटर। अब इस ट्रायंगल को यूज कर लीजिए, कौन सा, इन ट्रायंगल ED और A, ये निकालना है, ये हमें पता चल चुका है, ये 7 तो ये भी 7 ही रहेगा। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, चलिए पहले कर ही लेते हैं। tan कितने डिग्री, 60 डिग्री यूज करेंगे, परपेंडिकुलर H और बेस AD। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, tan 60 की वैल्यू चलिए रख दीजिए √3H, और AD की जगह रख दीजिए BD, और यहाँ पे टीचर को बता दीजिए कि AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। अब H निकालना है, तो √3 और BC से मल्टीप्लाई होगा, BC कितना है 7, तो 7√3। ये हाइट आई इसकी, हमें तो टोटल टावर की हाइट बतानी है, ध्यान रखिए, ये कन्फ्यूज मत हो जाइएगा जल्दीबाजी में। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा आपका यानी H + 7, H की वैल्यू कितनी, 7√3 और +7, दोनों में से 7 कॉमन, तो √3 + 1 मीटर। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब हम लोग 14th क्वेश्चन को करते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फोर्टीन्थ क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून, एक बलून को स्पॉट करती है मूविंग विद द विंड। इसका भी डायग्राम आपको दे रखा है, यानी एक 1.2 मीटर लंबी जो लड़की है, टॉल गर्ल है, वो एक बलून को देखती है विद द विंड, मूविंग विद द विंड, हवा के साथ वो बह रहा है इन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी सीधे बिल्कुल बह रहा है। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से कितनी ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की हाइट पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर लड़की के आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बलून का वो 60 डिग्री, और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री, क्योंकि बलून क्या हो गया, दूर हो गया। तो अब वो लड़की ऑब्जर्वर नीचे से देख रही है और ऑब्जेक्ट दूर होता जा रहा है, तो जितना ज़्यादा दूर होगा एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो ये पूछा गया कि इस टाइम इंटरवल में उस बलून ने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया। देखिए ये था यहाँ पे बलून इस तरीके से, और ये इसकी हाइट थी ज़मीन से, और यहाँ पे लड़की मान लीजिए खड़ी थी,
और यहाँ से एक लड़की इस बलून को नोटिस कर रही थी। अब ये बलून हॉरिजॉन्टल में उड़ते 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 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पर जब पहुँचा तो अब लड़की फिर से यहीं से देख रही है ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब नेमिंग कर दी A, B, C और D और E, ये सारी हमने नेमिंग कर दी। ये टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है 88.2 मीटर की हाइट पे बलून उड़ रहा है ना। और लड़की की हाइट कितनी है, लड़की की हाइट है 1.2, कितनी है 1.2। तो 88.2 में से 1.2 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 87। कितना बचेगा 87, ये 87। तो यहाँ पर ये भी कितना होगा 87 होगा, ठीक है, बन गया। अब आपसे क्या क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि बताओ कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी आपको ये AD या CE पता करना है, कुछ भी। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून, यानी हमें ये पता करना है कि CE कितना है, CE भाई AD के इक्वल ही तो है CE, तो CE पता करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ गिवन था और कुछ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था, ठीक है। और एंगल, सॉरी एंगल भी गिवन है, कितना डिग्री 60 डिग्री। पहले पास था ना बलून की ये, तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, अब ये दूर चला गया तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हाइट, दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों से कॉमन पार्ट को हाइट कॉमन है ना, तो इसका यूज करके अब देखिए ये डिस्टेंस निकालना है। ये एक क्वेश्चन अभी हमने करा था इस तरीके का, शायद सेकंड ही क्वेश्चन था, ये 6th क्वेश्चन था, पूरे में से इसे निकाल कर माइनस कर दिया था तो ये बच गया था। तो फिर से वही है, यहाँ पर भी ये पूरी डिस्टेंस निकालिए, पूरी डिस्टेंस में से इसे माइनस कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल को ले लीजिए, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, पहले पूरा बड़ा वाला हिस्सा निकाल लीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस निकालना है। तो इन ट्रायंगल DE और B, tan कितने डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर AC हो गया, और बेस कितना है, बेस हमें पता करना है यानी BE। तो BE को फाइंड आउट करना है, तो BE तो इधर आ गया और 87, tan 30 नीचे आ गया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 नीचे और √3 ऊपर, तो 87√3। अब इस ट्रायंगल का यूज कीजिए, इन ट्रायंगल AB और C, tan कितने डिग्री है 30 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री है, हाँ पास वाला एंगल था ना, तो ये तो ग्रेटर है, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है AC, परपेंडिकुलर AC और अपॉन बेस BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 AC है हमारा 87 और BC हमें निकालना है, तो BC को फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 87 और √3 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है ये AD या CE, तो CE पता कर लीजिए, CE AD की इक्वल है, तो पूरे में से BC को क्या कर दीजिए माइनस, बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन की तरह, 6 क्वेश्चन की तरह। तो डायग्राम आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हमें क्या निकालना है, C निकालना है ना बच्चों, तो CE इक्वल टू, तो BE में से हम किसको माइनस करेंगे, BC को माइनस करेंगे। BE की वैल्यू कितनी है 87√3 है और BC की वैल्यू कितनी है 87/√3 है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे सवाल में मत जाइए कि मैं सवाल कैसे कर रहा हूँ, या सवाल में देखिए, आप देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है तो आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपने अगर सिर्फ सवाल रट लिया और कुछ और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी चेंज कर दिया, अल्फा बीटा कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए बस। दोनों में से 87 क्या हो जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। 87√3, यहाँ पे √3 हो गया तो 3 माइनस 1 तो 2/√3, रैशनलाइजेशन कर देंगे क्योंकि डिनोमीटर में रूट का नंबर नहीं छोड़ते, तो √3 तो 87 × 2, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 और एक 17, 174√3 और नीचे √3 3 हो गया, ठीक है। 3 5 जा 15, 2 इधर आ गया तो 24, 3 8 जा 24, 58√3, ठीक है मीटर। ये हमारा क्या आ गया C आ गया। और C किसके इक्वल है, C इक्वल है हमारे AD के, यानी बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की 58√3 जो है डिस्टेंस बलून ने ट्रैवल किया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग 15th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा ये है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट की तरफ जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक हाईवे है जो टावर के फुट की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक बंदा जो है वो टावर के टॉप पर है और ऑब्जर्व, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, और ये कार जो है टावर के फुट की तरफ एक
यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इज फाउंड टू बी, वो कितना पाया जा रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये पूछा गया कि टाइम टेकन, कार कितना टाइम लेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। देखिए यहाँ पर है आपका, ये मान लीजिए टावर है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है, ठीक है। टावर तो ये हो गया आपका, ये हमने टावर कह दिया, ये आपका हो गया टावर, और इस टावर के पर एक बंदा बैठा हुआ है, और वो ये हाईवे है जो इस टावर की तरफ जा रही है। एक बंदा बैठ के कार को ऑब्जर्व करो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक बंदा देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो इसको मिला दिया, और यहाँ से ये देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना बना है, 30 डिग्री। अब ये कार अप्रोच कर रही है टावर के फुट को, यानी इधर की तरफ आ रही है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस कार को लगा है 6 सेकंड। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, सेम यूनिफॉर्म स्पीड यानी सेम स्पीड से आ रही है, उसकी एक समान स्पीड यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो 60 डिग्री है। मान लीजिए 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री, देखिए ये एंगल बनाएंगे तो ये एंगल तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि टावर के नियरेस्ट आ रहा है, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल, और ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, और यहाँ से यहाँ तक उसे पहुँचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। कितना लगा, 6 सेकंड। तो ए बी सी और ये डी पॉइंट हमने ये कह दिया, और हम यहाँ पे ये बता देंगे, और इसे ई भी लिख देते हैं, एक बस लाइन लिख देंगे कि डी ई किसके पैरेलल, डी ई जो है वो ए सी के क्या है, पैरेलल है। हमने ये लिख दिया। ए से बी तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे। और हम यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज, कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो हमने कितने सपोज कर लिया, u, क्या मान लिया, u। तो अगर u कार की यूनिफॉर्म स्पीड और टाइम लग रहा है 6 सेकंड, तो ये ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ए से बी तक पहुंचने में, ए टू बी पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 सेकंड का लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी, u, और टाइम कितना 6, तो 6u, ये कितना हो गया, 6u। क्लियर है। और मान लीजिए बी से सी तक, अब हमसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी से सी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कह दिया कि बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम। तो बी सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, जिस स्पीड से यहाँ चल रहा है उसी स्पीड से यहाँ भी चल रहा है। अगर यू स्पीड से यहाँ पे चल रहा है ए से बी तक, तो बी से सी तक भी यू स्पीड से ही जा रहा है, तो यहाँ की डिस्टेंस ये बी सी कितना हो गया, यहाँ पे टाइम जो है बी टू सी पहुँचने में, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, बी टू सी पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, टी टाइम। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी यू इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, यानी बी सी जो डिस्टेंस है, कौन से, बी सी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा यू टी। ये हमने लिख दिया, दोनों डिस्टेंस मिल गए। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे यही टाइम पूछा गया कि टाइम बताइए। सिंपल सी चीज़, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये स्पीड टाइम ऐसा कुछ आ गया तो क्या करें। बेसिक चीज़ जो आपको पता है, दोनों में क्या कॉमन है, डीसी कॉमन है ना, इस ट्रायंगल में भी डीसी है और इस ट्रायंगल में भी डीसी है। दोनों ट्रायंगल से डीसी को निकालिए, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए, सिंपल चीज़। इस ट्रायंगल को यूज कीजिए पहले, तो इन ट्रायंगल कौन सा, डी सी और बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी लीजिए, तो tan कितने डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर डी सी, और बेस कितना यू टी। यहाँ से डी सी की वैल्यू निकाले तो डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा यू टी, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो डी सी इक्वल टू यू टी √3। अब इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का यूज कीजिए, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी और डी का, तो इन ट्रायंगल ए सी और डी ट्रायंगल का यूज करेंगे, tan कितने डिग्री 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर डी सी, और बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा पूरा ए सी। तो ए सी वाला जो बेस है वो कितना है, और डी सी हमें निकालना है यहाँ से, तो डी सी इक्वल टू हो जाएगा tan 30, यानी tan 30 √3, और डी सी निकालना है तो ए सी से मल्टीप्लाई होगा, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी ये पूरा, तो 6u प्लस यू टी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6u प्लस यू टी, लिख दिया ऐसे। डी सी आ गए, दोनों डी सी को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए, तो यू टी √3 इक्वल टू 1 अपॉन √3
ब्रैकेट 6u प्लस ut लिखा हमने। √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3ut इक्वल टू 6u प्लस ut को एक तरफ ले आइए तो इधर साइड में लाइएगा तो कितना बचेगा 2ut इक्वल टू 6u, u से u कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 3, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यानी b से c तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, विद सिंपल लॉजिक। क्या कि आपसे ये बोला गया था कि एक बंदा है जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था कार को, देखा उसने कि यहाँ पर जो जब देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, जब यहाँ कार पहुँच गई तो 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 6 सेकंड लगे। और कहा गया कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से चले। अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो हमने कार की यूनिफॉर्म स्पीड को सपोज कर लिया कितना u है, तो यहाँ पे भी u तो यहाँ पे भी u। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड u टाइम 6 सेकंड। यहाँ के टाइम को मैंने कह दिया सपोज कर लिया t और इंटू स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया ut कर दिया, दोनों डिस्टेंस मिल गई। अब सिंपल सी चीज़, दोनों में ये कॉमन है, कॉमन पार्ट निकाला दोनों का, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब है आपका 16th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। उसके बाद हम जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर एंगल की जगह क्या रहेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरीके से एंगल्स रहेंगे। तो उस तरीके के भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड। ये एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पर, कितने मीटर की डिस्टेंस पर, 4 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, और एक डिस्टेंस है पूरी टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये यहाँ से टावर के फुट से ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 9 मीटर। अब इन पॉइंटों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, इन द सेम स्टेट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट्स विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर या बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसे कहते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जिनका सम यानी दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो एक को अगर थीटा यहाँ पे सपोज करेंगे, मान लीजिए एक को मैं अगर थीटा सपोज कर लूँ तो दूसरा कितना निकलेगा, दूसरा जो है हमारा एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा ही होगा। ठीक है, तो एक को हमने थीटा सपोज कर लिया तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। नेमिंग कर दी A, B, C और D। दोनों में फिर से ये कॉमन है, निकालिए कॉमन। इस बार कॉमन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमसे कुछ कह रहा है, वो प्रूफ करवा रहा है कि जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर जो है यानी H यानी AB जो है वो कितना है, 6 मीटर। ये प्रूफ भी करवाता है इस तरीके से, ये बोल देगा डायरेक्ट कि AB को निकालिए, दोनों ही बात एक ही है। अब देखिए पहले मैंने इस ट्रायंगल को यूज किया, ये निकालना है मुझे, तो 10 90 माइनस थीटा। इस बार लिखने की जरूरत नहीं, अलग अलग एंगल है, तो 10 90 माइनस थीटा मैंने ऐसे लिखा, परपेंडिकुलर AB बेस 4 10 90 माइनस थीटा, इसको H सपोज कर लिया, AB लिखने की जरूरत नहीं, H लिख दीजिए। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है, तो H/4। ठीक है, यहाँ पे यूज कीजिए tan थीटा, किस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा आप यूज कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर H और बेस कितना 9। tan थीटा और कॉट थीटा में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है आप जानते ही हैं। रिलेशन ये होता है आपका कि tan थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/cot थीटा। ऐसे दोनों में रिलेशन होता है ना, tan और कॉट में। tan की वैल्यू रख दीजिए, tan की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, H/9। कॉट की वैल्यू रखिएगा तो उल्टा करके रखिएगा तो 4, ठीक है, सॉरी H नीचे आ जाएगा, रखिएगा ना H/4, तो H नीचे और 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से H और H की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो गया, H² और 9 4 जो 36, H = √6 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6 मीटर। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। प्लस माइनस में होता है तो प्लस वाला आंसर होगा, माइनस माइनस में तो हाइट होती नहीं है, तो टावर की हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।